हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू सर उर्फ पीके झा आप लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं वो प्ले स्टोर में जाए और सर्च करें गुड्डू सर केमिस्ट्री। वहां आएगा गुड्डू सर केमिस्ट्री क्लासेस। आफ्टर सर्चिंग और मेरे ऐप को वहां से इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें और जब वह ऐप ओपन होगी तो वहां कहीं लिखा रहेगा 11th की नामांकन जारी है, तो उस पर आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। पासपोर्ट आप खुद भरेंगे। फॉर्म जब आप भरेंगे तो वह मेरे ऐप पे आ जाएगी। उसके बाद पेमेंट बॉक्स में जाकर रजिस्ट्रेशन करें। कई ऑप्शंस वहां दिया हुआ है कार्ड का, तो फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं और 11th की वीडियोस को आप स्टडी कर सकते हैं। घर पर रहकर ही, सुरक्षित रहकर आप कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं आज क्या क्या हम लोगों को स्टडी करनी है। आज तो फर्स्ट क्लास है, तो आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन करेंगे इसका। क्लास 11th केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की हम लोगों को स्टडी करनी है। हम लोग का सब्जेक्ट हुआ, विषय हुआ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स है बच्चों, 3 पार्ट्स, 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। और थर्ड बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन। तो केमिस्ट्री में कितने पार्ट्स हैं? 3। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे जिसमें हम लोगों को 6 चैप्टर्स की स्टडी करनी है, अध्ययन करनी है। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या आप इसी को बोल सकते हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट। ये जो ऑब्लिक साइन है इसका मतलब होता है बच्चों या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या फिर मोल कॉन्सेप्ट, इसी में आ जाता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। सेकेंड चैप्टर है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। थर्ड चैप्टर है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। फिर थर्मोडायनेमिक्स, हीट और एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, ऊर्जा के बारे में इसमें। फिर आ जाता है बच्चों लास्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम। 2 तरह की इक्विलिब्रियम पढ़नी है, केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल केमिस्ट्री में इतने चैप्टर्स हैं जिससे हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद जब इसकी एंडिंग होगी तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। अब यहां देखो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के बीच में एक और चैप्टर पढ़ना है, पेरियोडिक टेबल। तो बेसिकली पेरियोडिक टेबल, ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है पेरियोडिक टेबल, ये चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लेकिन उसको फिजिकल में हम लोग बीच में पढ़ लेंगे क्योंकि पेरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद केमिकल बॉन्डिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसलिए मैंने लिखा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के बीच में हम लोग एक और चैप्टर इनऑर्गेनिक की स्टडी कर लेंगे बच्चों, पेरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी, पेरियोडिक टेबल आप लोग नाम सुने होंगे, उसकी स्टडी कर लेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग अच्छी तरह से हम लोगों को समझ में आएगी। अब है सबसे पहले हम लोग सेकेंड चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से।
क्यों फर्स्ट चैप्टर पहले क्यों नहीं? सेकेंड चैप्टर अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लें, जो काफी लेंथी भी है, इससे कुछ बेनिफिट होगी फर्स्ट चैप्टर के लिए। इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कई पार्टिकल्स के बारे में, कई कणों के बारे में यहां ज्ञान प्राप्त हो जाएगी। तो फर्स्ट चैप्टर को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब ये एंडिंग होगी, समाप्त होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, परमाणु संरचना की, तब हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे बच्चों मोल कॉन्सेप्ट की। और फिर उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर्स है वैसे स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं। देखो, यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। यूनिवर्स की हिंदी क्या होती है? ब्रह्मांड। अगर आपसे कोई पूछ दे कि यूनिवर्स किससे बना हुआ है, ब्रह्मांड किससे बना है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर, हम अपनी नेकेड आई से, हम अपनी खुली आंखों से जो भी अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं को देख रहे हैं, उसी से ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड में क्या देख रहे हैं? तो हम अपनी आंखों से जो भी चीज देख रहे हैं, अपने अगल बगल, अपने इर्द गिर्द जो चीज देख रहे हैं आंखों से, आईज से, उन्हीं चीजों से तो बनी है बच्चों क्या? ब्रह्मांड। अब कोई पूछ दिया ब्रह्मांड किससे बना है, तो एकदम ओपन बोलना है। हम अपनी खुली आंखों से जिन जिन वस्तुओं को देख रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं से निर्माण हुआ है बच्चों किसका? ब्रह्मांड का। तो हम लोग अपनी खुली आंखों से जो भी वस्तु देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? वो वस्तु क्या कहलाता है? वो कहलाता है बच्चों मैटर। मैटर मतलब पदार्थ। इसका मतलब यूनिवर्स बना हुआ है बच्चों किससे? पदार्थों से बनी है, मैटर से बनी है। मैटर मतलब पदार्थों से बनी है। तो ब्रह्मांड किससे बना है? मैटर से। जो भी चीज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वही क्या हुआ बच्चों? मैटर हुआ। मैटर पदार्थ हुआ। तो हम अपनी आंखों से इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं? बेंच, टेबल, कुर्सी, अलमीरा, वाटर बोतल, मोबाइल, मार्कर, ट्रीज, लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बॉक्स, फैन, एसी, बिल्डिंग, बाइक, साइकिल, जो भी चीज हम अपनी आंखों से अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं बच्चों, वही कहलाता है मैटर। और इन्हीं मैटर से निर्माण हुआ है बच्चों किसका? यूनिवर्स का, अर्थात ब्रह्मांड का। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं हमेशा, बोलो यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड किससे बना है? तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? मैटर से, अर्थात पदार्थों से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और आपको पता है पदार्थ मेनली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। पदार्थ मेनली 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव एंड गैस। तो मैटर एग्जिस्ट इन नेमली 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। मैटर मेन रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव एंड गैस में। स्टेट मीन्स अवस्था। तो पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं होती है। क्लियर? अब जैसे वाटर एक मैटर हुआ,
वाटर जो हम लोग पीते हैं वो लिक्विड अवस्था होगी। जब आप वाटर को बॉयल करते उबालते हैं तो वह वेपर्स में वाष्प में बदल जाता है, तो वाष्प हुआ बच्चों गैसियस स्टेट। और जब वाटर जम जाता है तो वह आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइस यानी बर्फ हुआ बच्चों उसका सॉलिड स्टेट। तो आइस हुआ सॉलिड स्टेट। जब आइस पिघलेगा तो लिक्विड स्टेट आएगी। जब उस लिक्विड को उबालेंगे तो गैसियस स्टेट आ जाएगी। 3 फॉर्म्स में, 3 रूप में मैटर एग्जिस्ट करता है। तो यूनिवर्स बना है मैटर से। जो भी चीज अपनी आंखों से देखते हैं वो मैटर है, लेकिन मैटर होने के लिए बच्चों एक कंडीशन होनी चाहिए, एक शर्त होनी चाहिए। क्या? हम मैटर उसे कहेंगे जिसमें कुछ ना कुछ मास हो बच्चों, मास यानी द्रव्यमान हो, और वह कुछ जगह को छेकता हो अर्थात ऑक्युपाई करता हो। जो भी वस्तु में कुछ ना कुछ मास होगा और वह वस्तु कुछ ना कुछ जगह को ऑक्युपाई करेगा। ऑक्युपाई का मतलब होता है बच्चों छेकना। तो जिन जिन वस्तुओं में मास है, थोड़ा सा ही मास हो बट मास होना चाहिए, मास हो और वह कुछ जगहों को छेकता हो, ऑक्युपाई करता हो, वही वस्तु कहलाता है बच्चों मैटर। अब जैसे ये मार्कर है, इसमें मास भी है और ये अपने वॉल्यूम के बराबर, आयतन के बराबर जगह को छेक के भी रखा है। जितना साइज है उतना जगह को तो ये छेका है। तो इसमें मास भी है और ये अपने साइज के बराबर जगह को छेका भी है। इसका मतलब ये बच्चों क्या हो गया? मैटर हो गया, अर्थात पदार्थ हो गया। जल मैटर क्यों है? क्योंकि जल आप कहीं भी रखोगे, बोतल में रख दिए, एक बोतल वाटर भर दिए, तो बोतल का जितना आयतन है, वॉल्यूम है, उतना जगह को वो छेका। और जल के पास मास भी है, तो मास भी है और उसने जगह को भी ऑक्युपाई किया, छेका, तो वो क्या हो गया बच्चों? मैटर हो गया। तो मैटर किसे कहेंगे? एवरीथिंग around us which has some mass and occupied some space is known as matter. Everything, think mean वस्तु। हमारे इर्द गिर्द की जो भी वस्तु है, हमारे इर्द गिर्द की जो भी वस्तु है जिसमें कुछ मास हो, कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ जगह को ऑक्युपाई करता हो, छेकता हो, वह वस्तु कहलाता है बच्चों मैटर। इसलिए मैंने यहां थोड़ा सा लिखा भी है, मैटर किसे कहेंगे? जिसके पास सम मास, सम मीन्स कुछ, मास द्रव्यमान, कुछ द्रव्यमान हो, एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, और वह कुछ जगह को छेकता हो। स्पेस मीन जगह। तो मैटर होने के लिए बच्चों वस्तु में कुछ मास होना चाहिए और जगह को छेकने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा मैटर। अब फिर से हम लोग आते हैं, फिर से बोलो, यूनिवर्स किससे बना होता है? मैटर से। पदार्थों से दुनिया बनी है, पदार्थों से ब्रह्मांड बनी है। पदार्थ किसे कहेंगे? जिसमें कुछ मास हो और वह कुछ जगह को छेकता हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों? पदार्थ। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? मेनली 3। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप कहेंगे सर ये तो जान ली कि यूनिवर्स मैटर से बना है, लेकिन सर मैटर भी तो किसी चीज से बना होगा। यस, मैटर यानी पदार्थ बना होता है बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। एटम्स परमाणु हुआ, मॉलिक्यूल्स अणु। ईच मैटर, प्रत्येक पदार्थ बना होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, परमाणु एंड
अणु से निर्मित होता है बच्चों किस क्या मैटर। 3 स्टेप्स में आए। यूनिवर्स किससे बना होता है? मैटर से। मैटर किससे बना होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से, परमाणु एंड अणु से निर्माण होती है बच्चों मैटर की, पदार्थों की। एटम का ही फॉर्म हुआ, रूप हुआ मॉलिक्यूल। जब एटम्स क्या करता है बच्चों? कंबाइन करता है। एटम जब आपस में जुड़ता है तो जुड़कर निर्माण करता है बच्चों किसका? मॉलिक्यूल्स का। परमाणु छोटा हुआ, उससे बड़ा रूप हुआ बच्चों मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि एटम के जुड़ने से निर्माण होती है, फॉर्म होती है बच्चों किसकी? मॉलिक्यूल्स की। जैसे हाइड्रोजन एटम है, फिर एक हाइड्रोजन और ले लेते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम जब आपस में जुड़ेगा तब निर्माण होगा बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। एटम्स के जुड़ने से क्या फॉर्म हुआ बच्चों? मॉलिक्यूल का। तो यूनिवर्स बना मैटर से। मैटर बना हुआ किससे बच्चों? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। क्लियर हो गया? अब डाल्टन साहब आए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उनका क्या कहना था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है कौन बच्चों? एटम। किसने कहा था? डाल्टन। एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, उसने कहा कि पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट कण होता है कौन? एटम, परमाणु होती है। और डाल्टन ने कहा कि एटम को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, अर्थात एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। एटम अविनाशी है, हम एटम को नाश या नष्ट नहीं कर सकते। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन के अनुसार एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात एटम अविभाज्य है, इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल की हिंदी होती है बच्चों अविभाज्य, अर्थात जिसका विभाजन नहीं हो सकता है। ये डाल्टन की थ्योरी थी। ये डाल्टन ने कही थी कि एटम अविभाज्य है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, एटम इंडिविजिबल है, अविभाजित कण है एटम, हम इसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद कई साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली प्रयोग के अनुसार ये साक्ष्य निकाला कि नहीं, डाल्टन ने ये जो बात कही कि एटम अविभाज्य है, ये गलत है। क्योंकि उसके बाद साइंटिस्ट ने प्रयोग के द्वारा ये प्रूव्ड कर दिया कि हम एटम को विभाजित कर सकते हैं, अर्थात एटम का हम विभाजन कर सकते हैं। लेकिन डाल्टन ने तो यह कहा था कि एटम का विभाजन नहीं हो सकता, एटम विभाजित नहीं हो सकती। लेकिन जब उसके बाद उस पर वर्क हुआ कई साइंटिस्टों के द्वारा, कई वैज्ञानिकों के द्वारा, तो यह पता चला प्रूव्ड के साथ कि नहीं, डाल्टन ने जो ये बात कही वो गलत है, क्योंकि एटम को भी तोड़ा जा सकता है, एटम को हम विभाजित कर सकते हैं। तो डाल्टन की वो बात तो गलत हो गई। तो डाल्टन ने ये कहा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग को बच्चों शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं A/C, इसका मतलब हुआ बच्चों अकॉर्डिंग। अनुसार
अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के अनुसार एटम इज इंडिविजिबल। इंडिविजिबल की हिंदी होती है अविभाज्य। डाल्टन के अनुसार एटम क्या है? अविभाज्य है। हम एटम का विभाजन नहीं कर सकते। हम एटम को उससे छोटे कणों में तोड़ नहीं सकते हैं। इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। एटम अविभाज्य है और अविनाशी है। हम उसका विनाश नहीं कर सकते। ये कथन थे डाल्टन। बट लेकिन डाल्टन कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिविजुअलिटी, डाल्टन का जो ये कॉन्सेप्ट था इंडिविजिबिलिटी का, इंडिविजिबिलिटी का मतलब कि ये जो बोला कि वो अविभाज्य है एटम, ऑफ द एटम वाज कंप्लीटली डिस्क्रेडिटेड। डाल्टन ने ये जो बात कही थी कि एटम अविभाज्य है, बाद में साइंटिस्टों के द्वारा बच्चों इस कथन को नकार दिया गया। डिस्क्रेडिटेड मतलब उसके बात को गलत कर दिया गया, नकार दिया गया। बाय अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ऑब्टेन्ड बाय साइंटिस्ट। जब साइंटिस्ट ने प्रयोग के द्वारा ये एविडेंस दिया, एविडेंस साक्ष्य दिया, प्रूव्ड किया कि नहीं एटम अविभाज्य नहीं है, हम एटम का विभाजन कर सकते हैं, तो डाल्टन की बात वहां गलत हो गई। इसका मतलब कि एटम अविभाज्य है, डाल्टन ने जो कहा वो गलत हो गया। इसका मतलब एटम का विभाजन कर सकते हैं। और जब एटम विभाजित हुआ तो पता चला कि एटम मुख्य 3 कणों से बना हुआ है। एटम बना हुआ है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। एटम टूट गया, एटम टूटा, एटम का विभाजन हुआ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। अब हम लोग जान गए कि डाल्टन ने जो बात कही थी वह सही नहीं थी। अब हम ये जान चुके हैं हम एटम को विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। फिर से स्टेप को दोहराइए। यूनिवर्स किससे बना हुआ? मैटर से। मैटर किससे बना हुआ? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। एटम किससे बना हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। आपने 10th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं बच्चों फंडामेंटल पार्टिकल्स, अर्थात मौलिक कण। The electron, protons and neutrons, these are the fundamental particles of matter. मैटर का मौलिक कण कहा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। तो आज हम लोग मौलिक कण के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जानते हैं। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, अर्थात मौलिक कण। अब सवाल उठता है क्या इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है? आंसर होगा नो। इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। जितने पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से, इन तीनों में से सबसे सूक्ष्म कण है कौन बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन हमारा इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। इंडिविजिबल मतलब अविभाज्य कण। पार्टिकल का हिंदी कण होता है बच्चों
पार्टिकल की हिंदी होती है बच्चों कण। इलेक्ट्रॉन अविभाज्य कण है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन इज इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मीन्स बच्चों अविभाज्य। इलेक्ट्रॉन अविभाज्य है, हम इलेक्ट्रॉन का विभाजन नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। अब सवाल आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या तोड़ा जा सकता है? आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन आज 11th में आकर आप ये जान लीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टूटेगा तो कौन सा पार्टिकल मिलेगा, कौन सा कण मिलेगा? तो जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना है वही कण मिलेगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बना हुआ बच्चों किससे? क्वार्क्स। बोलो बच्चों, प्रोनाउंसिएशन करो, बोलो क्वार्क्स, क्वार्क्स, क्वार्क्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना हुआ बच्चों किससे? क्वार्क्स से। क्वार्क्स, QUARKS, क्वार्क्स। इसका मतलब प्रोटॉन किससे बना है? क्वार्क्स से। न्यूट्रॉन भी किससे बना? क्वार्क्स से। क्या इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क्स से बना? नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल से बना नहीं है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का विभाजन नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इंडिविजिबल पार्टिकल है और विभाज्य कण है। लेकिन क्या प्रोटॉन को तोड़ सकते हैं? यस। न्यूट्रॉन को तोड़ा जा सकता है? यस। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या मिलेगा बच्चों? क्वार्क्स, क्वार्क्स। और क्वार्क्स को पुनः तोड़ा नहीं जा सकता। क्वार्क्स भी हमारा हो गया बच्चों इंडिविजिबल पार्टिकल और विभाज्य। अब अगर देखें तो नहीं टूटने वाला कण में कौन कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया और क्वार्क्स आया, जो टूट नहीं सकता है। नहीं टूटने वाला कण कौन कौन है अगर पूछा जाए तो आंसर देना है बच्चों इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स। तो मेरे अकॉर्डिंग गुड्डू सर के अकॉर्डिंग मौलिक कण अर्थात फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स को। ये जो आपने 10th में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है। मेरे अकॉर्डिंग फंडामेंटल पार्टिकल्स होना चाहिए बच्चों इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल किसे कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है बच्चों वैसे पार्टिकल जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो हमने तोड़ा क्वार्क्स में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो तोड़ा जा सकता, तो फिर वो फंडामेंटल पार्टिकल कैसे हुआ? क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल का करेक्ट डिफिनेशन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो नहीं टूटने वाला कण फंडामेंटल पार्टिकल होगा। तो नहीं टूटने वाला कण तो आपका इलेक्ट्रॉन है और क्वार्क्स है। तो बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल किसका नाम होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स मेन हमारा फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन जो बुक में लिखा रहता है या जो आप पढ़ते हैं उसमें फंडामेंटल पार्टिकल बताया जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को। लेकिन वास्तव में फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाना चाहिए बच्चों इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स को।
क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल किससे कहते हैं, सामने वाले को जरा पूछ के तो देखो। तो फंडामेंटल पार्टिकल का परिभाषा है बच्चों, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता वो फंडामेंटल पार्टिकल हुआ बेसिकली। तो नहीं टूटने वाला कण तो आपका इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स हुआ। तो बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स को कहा जाना चाहिए ना, लेकिन जनरल वे में इसे लिख दिया जाता है फंडामेंटल पार्टिकल। तो जनरल वे में जो लिखा जाता है वो भी मैंने यहां बता दिया, लेकिन मैं ये कह रहा कि रियल वे में वास्तव में फंडामेंटल पार्टिकल होना चाहिए बच्चों इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स। ओवरऑल बात हुई, फिर से बोलो बच्चों, रिपीट करो। यूनिवर्स किससे बना है, मैटर से। मैटर किससे बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल से। एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन किससे बना है, किसी से नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बना है, क्वार्क्स से। क्या इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जा सकता है, नहीं। क्या क्वार्क्स को तोड़ा जा सकता है, नहीं। क्या हम प्रोटॉन को तोड़ सकते हैं, यस। न्यूट्रॉन को तोड़ सकते हैं, यस। किसमें तोड़ सकते हैं, तो क्वार्क्स में। क्या इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कण कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन। ये आपका बेसिक आइडिया। किसने कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसने कहा था कि एटम अविभाज्य है, डाल्टन्स ने। लेकिन क्या ये बात सत्य निकला, जब आगे उस पर वर्क किया गया तो पता चला कि नहीं, हम एटम को भी तोड़ सकते हैं। और एटम टूटा तो क्या दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दिया। मैटर किसे कहेंगे, हमारे इर्द गिर्द की जो भी वस्तु है जिसमें कुछ न कुछ मास हो, द्रव्यमान हो, और वह कुछ जगह को ऑक्युपाई करता हो, छेदता हो, वो वस्तु हमारा क्या होता है बच्चों, मैटर। आज की क्लासेस में जो बात मैंने कही समझ में आई। अब हम लोग इन सभी बातों को अच्छी तरह से डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज केमिस्ट्री, बहुत सारी बात लिखनी है। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स की टाइप में बताऊंगा, कितने प्रकार की क्वार्ट्स होती है, किन किन क्वार्ट्स से बना हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी मैं बताऊंगा। आज चूंकि फर्स्ट क्लास थी तो आज हमने आपको कुछ आइडिया दिया। ओके बच्चों, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, मैं ये आशा करता हूं। अब कल के वीडियोस में मैं व्हाट इज केमिस्ट्री से लिखना शुरू करूंगा। फादर ऑफ केमिस्ट्री, मदर ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज मैटर, एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको अच्छी तरह से लिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और आपको हर चीज के कॉन्सेप्ट के साथ जानकारी भी दी जाएगी। ओके बच्चों, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।